ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आजमगढ़ की, जहां अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने भीमबर पुलिस चौकी का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और युवा व्यापार मंडल ने बिजली विभाग के खिलाफ कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में प्रस्तावित भीमबर पुलिस चौकी का भूमि पूजन और शिलान्यास गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने विधि विधान के साथ किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सगड़ी, संबंधित लेखपाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आसपास के गांव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि नई पुलिस चौकी के निर्माण से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी और आमजन को त्वरित और प्रभावी पुलिस सेवाएं मिल सकेंगी। प्रस्तावित चौकी लगभग 2 बिस्वा भूमि पर बनाई जाएगी, जिसमें पुलिस कार्यालय, चौकी प्रभारी आवास, पुलिस कर्मियों के लिए बैरक, मेस, शौचालय, स्नानागार सहित सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये पुलिस चौकी अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आजमगढ़ में पुलिस ने जन सहभागिता और आधुनिक पुलिसिंग के माध्यम से बेहतर और सुलभ पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि लकूला पावर हाउस पर तैनात कर्मचारियों ने बिजली बिल की जानकारी लेने पहुंचे एक व्यापारी के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट करते हुए थप्पड़ भी मारा। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि इस घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने जिलाधिकारी से संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापारी संगठन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी उचित कदम उठाने की मांग की। अच्छा, काहे काम आया? अखिल भारतीय व्यापार मंडल का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं बिजली विभाग में गया था लकूला। मेरा बिल हर महीने जमा होता है, तो उन्होंने 28,907 रुपये बाकी बता दिए। मैसेज आया मोबाइल पे, तो मैं यही पूछने गया था कि सर ये बताइए कि ये बकाया क्यों आ गया मेरा। मैं तो हर महीने जमा करता हूँ और 7वें महीने का भी बिल हमारा जमा है। उन्होंने कहा ये तो बाकी है, आपकी रीडिंग जो है, जो लड़का विभाग का लड़का रीडिंग लेने आता था वो कम निकालता था। तो हमने हमारी तो गलती है नहीं, आपके विभाग की गलती है ये। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल पूरा देना पड़ेगा। और बत्ती भी हमारी काट दी, बत्ती नहीं आ रही है। हमारी माँ जो है बीमार है, हमारी मैडम का इलाज चल रहा है और घर में अंधेरा है, बत्ती चालू नहीं कर रहे हैं। फिर कल क्या घटना हुई आपके साथ? कल ये घटना हुई, मैं यही बात लेके गया तो उन्होंने जो है कहा जब तक आप बिल नहीं पूरा जमा करोगे बकाया वाला तब तक आपकी बत्ती नहीं चालू होगी। तो उन्होंने कहा ये तो आपकी मतलब गलत है ये बात, बत्ती आप चालू करो। तो बोले बत्ती नहीं चालू होगी, जो कर पाओ मेरा कर लो जाके। जब मैंने वीडियो बनाना चालू कर दी तो मेरे झापड़ मार दिया और कहे तो हमने ये भी कहा हम DM साहब से शिकायत करेंगे। जब वीडियो ना बनाई, जेब में रख लिया मोबाइल छीनने लगे, बोले वीडियो डिलीट करो। तो हमने कहा नहीं, आप मोबाइल मेरा छीन के दिखाओ, DM साहब से शिकायत करेंगे। बोले चाहे DM के पास जाओ, चाहे SP साहब के पास जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार ने हमें छूट दे रखी है। कौन थे? कौन था जिसने घंटा मारा? अमित शर्मा। ये किस पद पे हैं? अमित मिश्रा। किस पद पे हैं ये? अब ये सर हमें नहीं मालूम। ठीक है, उन्होंने हर चीज़ सरकार पे भी आरोप लगाया कि सरकार हमें पूरी छूट दे रखी है, हमारे बिजली विभागों को कुछ नहीं होता है। अच्छा, काहे का काम करते हैं आप? मैं पपड़िया का काम करता हूँ, पापड़ी कारोबार, चाट पापड़ी। इसी सिलसिले में हम लोग। अच्छा, मैं जिला महामंत्री हूँ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। हमारे व्यापार मंडल के सम्मानित पदाधिकारी माइकल गुप्ता और अनिल कुमार गुप्ता जी कल अपनी शिकायत लेकर विद्युत विभाग गए थे। उनके कर्मचारियों द्वारा इनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया और उसका वीडियो निंदनीय है, जिसमें कि एक सरकारी कर्मचारी एक व्यापारी के ऊपर हाथ उठा रहा है। पूरा व्यापार मंडल अखिल भारतीय उद्योग फर्रुखाबाद जिला इकाई इस बात का विरोध करती है और DM साहब से मांग करती है कि जब तक इस कर्मचारी सस्पेंड नहीं किया जाएगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और इसके बाद आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए जी, शिकायत लेकर आए हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
खबर फर्रुखाबाद से है, जहां शहर के मदर केयर हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत के मामले में 7 दिन बीत जाने के बाद भी डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार में नाराजगी है। गुरुवार को मृतका के पति ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का कहना है कि घटना के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर अस्पताल को सील कर दिया गया था, लेकिन ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मृतका को अस्पताल लेकर जाने वाली आशा बहू के खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषी डॉक्टर, अस्पताल कर्मचारियों और संबंधित आशा बहू के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रशासन ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। को लेके आए ताकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैडम को आज हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें लिखा है कि कैसे क्या हुआ, वो सारा कुछ हमने मैडम को प्रार्थना पत्र के जरिए लिख के दिया है। किस पे कार्रवाई नहीं हुई? तब अभी तक ना तो उन मदर केयर के डॉक्टरों पे कार्रवाई हुई, ना ही आशा पे कार्रवाई हुई जिसने कि उस हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। क्या है पूरा मामला? सर हमने 24 तारीख को अपनी वाइफ को शाम को 23 तारीख को शाम को हॉस्पिटल मदर केयर में भर्ती करवाया था। किसके माध्यम से कराया था आपने? सर आशा के माध्यम से। और आशा का क्या नाम है? आशा का नाम विमलेश कुमारी। अच्छा, वो स्वयं लेकर आई थी वहाँ से? स्वयं लेकर आई थी। कहाँ से लेकर आई थी आप? स्वयं नहीं, उसने फोन करके वो स्वयं लेके आई थी वहीं पे। कहाँ से लेकर आई थी वो? गांव नवादा से। नवादा से? हाँ। और कहाँ पर लेकर गई थी? मदर केयर हॉस्पिटल में। मदर केयर हॉस्पिटल में क्या हुआ वहाँ पर? क्या वहाँ पे साहब सुबह 24 तारीख को 4:15 पे डिलीवरी हुई। तो डिलीवरी हुई तो उन्होंने डिलीवरी नॉर्मल थी या ऑपरेशन से कैसे रही? साहब नॉर्मल थी। तो उन्होंने ना ही मेरी माता जी को अंदर जाने दिया डिलीवरी रूम में, मतलब जहाँ पे ओपीडी जो भी होता है, और ना ही और एक हमारी रिश्तेदार थी उनको जाने दिया। तो डिलीवरी के बाद उन्होंने कम से कम 1 घंटे बाद बच्चे को दिया और बताया कि बच्चे की हालत ज़्यादा गंभीर है। दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ बच्चे को मृत बताया गया। और उसके बाद जब मैं पहुँचा 5:30 बजे वहाँ पे, तो मैंने कहा कि हमारा पेशेंट कैसा है, पेशेंट तो कम से कम अब दे दो, बच्चा अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी टाँके नहीं लगे हैं। तो हमने कहा टाँके क्यों नहीं लगे मैडम? बोले उन्होंने कहा कि हमारे पास सर्जन नहीं है अभी। तो हमने कहा सर्जन अगर नहीं है मैम, आपने ऑपरेशन किया ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि सर्जन अभी कितनी देर टाँके खुले रहे वो? टाँके खुले रहे साहब 2 घंटे। 2 घंटे? 2 घंटे बाद, हाँ। तो वहाँ पे 10 मिनट बाद उनसे मैंने दोबारा कहा कि टाँके लगवाओ जल्दी, ऐसे तो ब्लीडिंग हो रही है, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। मगर वो सब लोग अंदर, डॉक्टर जितने भी थे, वो अंदर केस को वहीं पे अपनी चोरी छुपाते रहे, अपनी गलती को अंदर ही अंदर छुपाते रहे। आज डीएम साहब के पास आए हैं, किस लिए आए आज? डीएम साहब के पास हम इसलिए आए हैं साहब, ताकि हमने जो अभी कार्रवाई जितनी करी है उसमें ना तो हमारी अभी रिपोर्ट चढ़ी है ना कुछ। तो हमको अपना प्रार्थना पत्र लेकर डीएम साहब के पास आए थे। क्या बताया गया? तो ये बताया गया, हमें तो ये आश्वासन दिया गया कि ताकि आप जाओ, हमारा प्रार्थना पत्र आपका हमने ले लिया है, आगे कार्रवाई की जाएगी। अब ये बताइए कि आपका लड़का जाता है मीटर रीडिंग करने के लिए, ठीक है, एलसीओ साहब का जाता है रीडिंग करने, कौन जाता है, किसके इजाज़त से जाता है? इसकी इजाज़त से प्राइवेट कंपनीज का ठेका है, उनके लड़के निकालने जाते हैं। तो गलती इसमें हमारी है कि लड़के की है? आपको भी देखना चाहिए बिल के बाद। नहीं, हम मीटर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम अपना व्यापार चलाते हैं, मीटर के बारे में क्या जानते हैं? फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। शादियाबाद थाना क्षेत्र के करीमुल्लापुर गांव के पास नहर से करीब 200 मीटर अंदर गुरुवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रोहित यादव 25 वर्षीय पुत्र राजेंद्र यादव के रूप में हुई है। वह मूल रूप से मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र का निवासी था, लेकिन अपने ननिहाल मर्दापुर में परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि रोहित वाराणसी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक के सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। सूचना पर शादियाबाद थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? सदानंद यादव। प्रधान जी, ये करमुल्लापुर के प्रधान हैं आप? जी जी जी। आपके गांव में एक मर्डर हुआ है, क्या मामला है पूरा? ये देखिए, रात को घटना है करीब 11-12 बजे। ये लड़का मर्दापुर का रहने वाला है, रोहित नाम है। अब घटना किस कारण से हुआ ये सब मालूम नहीं है। कितने कैसे पता चला यहाँ? ये सुबह कोई बसेवा का आदमी जा रहा था, तो बताया सबको कि नहीं ऐसी सी घटना यहाँ हुई। तो ये लड़का मर्दापुर का रहने वाला है कि कहीं और का रहने वाला है? ननिहाल मर्दापुर है। ननिहाल? हाँ, ये लड़का तो परमानेंट कहाँ ये रहता था? परमानेंट मर्दापुर रहता है, पढ़ता है बनारस में लड़का। अच्छा। जी जी।
कितनी उम्र थी इसकी? उम्र लगभग 25 वर्ष है। 25 वर्ष। जी। तो यहाँ उसकी बॉडी आई है, मतलब मिला है अब ये? देखिए, अब हम लोग तो जैसे कि घटना हुई देखे हम लोग, अभी जानकारी नहीं हुई कैसे अच्छा, ये आया। जो घटना हुई इसको आप किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, ये हत्या हुई है। हत्या इसको, हाँ, देखिए फोरेंसिक टीम आई थी, हाँ। जांच की, उसमें देखिए एक दो से बुलेट निकला है। अच्छा, बाहर। बुलेट निकली है। जी, जी, जी। अच्छा, जी। मतलब पता नहीं चल पा रहा है नहीं, क्या नहीं, पता किसने नहीं क्या किया। घर के परिजन आ गए? हाँ, नहीं, घर के वो जैसे मामा सब लोग आ गए हैं। हाँ। अब वो गए हैं थाने पर लाश के साथ। अच्छा, बॉडी गई जी, जी। मनोज यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? मर्दापुर सादात गाजीपुर। क्या घटना हुई है? घटना, हमारा भांजा था, हमारे यहाँ से बचपन से रहता था और 1 साल से वो बनारस रहता था। कहाँ का रहने वाला था? वो रहने वाला मऊ का था। अच्छा, क्या नाम है? वो गांव है भवनपुरा। अच्छा, नाम क्या बताए हैं? फतेहपुर, रोहित यादव। क्या घटना हुई है बताइए। और घटना ये हुई है कि वो बनारस से कब आया है, कैसे आया है, अभी तो नहीं मालूम। सुबह हमें 11:30 बजे सूचना मिली है कि यहाँ करमुल्लापुर में एक लड़के की हत्या हो गई। तो फोटो द्वारा जब देखा गया तो पहचान में आया कि हमारा भांजा है। अच्छा, तो फिर सूचना मिली तो हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर थाने पर आए। थाने पर एप्लीकेशन दिया गया है। इसके पहले क्या किसी से कोई विवाद था? नहीं, किसी से विवाद वैसा कुछ नहीं था। आपके मोबाइल पे किसी का फ़ोन भी आया था? हाँ, एक रात्रि में? लड़के का फ़ोन आया था कि वो गाली गलौज का, वो अपना वो फिर कहाँ वो पूछ ही पाए हम, मोबाइल उसका बंद था। और उसके बाद घटना ये हो गई। उस लड़के को पहले से आप जानते हैं, कोई नया नंबर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने बजे फ़ोन आया था? हाँ, उसी पर फ़ोन आया था। क्या लग रहा है, किसी पे कोई संदेह हो? नहीं, अब हम तो अज्ञात लोगों के खिलाफ दिए हैं। भाई प्रशासन के लोग खोलेंगे। फ़ोन कितने दिन पहले आया था? फ़ोन तो हमारे पर आज ही आया, आज ही आया था। 10:30 बजे। अच्छा, घटना हम 11:30 बजे पर। घटना की आपको जानकारी कौन दिया है? घटना की जानकारी यही कि चालक हैं नंदू यादव चौबरी के, वही हमको फ़ोन किए हैं। एक लड़का पहचान में आ रहा है आपके गांव का, फ़ोटो भेजे हैं, पहचाने हम हमारा भांजा। इससे पहले भी कभी कोई ऐसा फ़ोन आया था आपको? नहीं नहीं, वो 1 महीना पहले का हमारे यहाँ से गया था बनारस, और वो बीच में आया नहीं था। अच्छा, लास्ट बात कब हुई है? लास्ट बात फ़ोन से तो हमारी नहीं हुई। हमारी बात वही जब आया था तभी की हुई। कुछ लोगों का ये कहना है कि रघुवंश चौराहा जो सादात में पड़ता है, रात्रि 11 बजे उसको देखा गया, ऐसा कहना है लोगों का। जैसे आप लोग सुने होंगे उसी तरह मैं भी किसी से सुना हूँ, बता रहे हैं। लेकिन अब वो तो किसी का कैमरा चेक हो तब तो पता चलेगा कि सही आया था। आया नहीं तो हत्या कैसे यहाँ से गाजीपुर में होती, बनारस से? आज इस तरह से जो आया तो हत्या रहा हुई है। है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या जो हत्या है इसको लेकर क्या कहेंगे, जो इतनी बड़ी घटना हुई है? घटना तो हो गई, लेकिन अब मैं जानता नहीं हूँ कि कौन किया है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हम यही चाहेंगे कि स्थानीय प्रशासन से किस प्रकार की आप उम्मीद रखते हैं? थाना से हम यही चाहेंगे कि हमारे साथ न्याय हो। अब गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन की रिपोर्ट। विंध्याचल थाना क्षेत्र के गैपुरा चौकी अंतर्गत कलना गहरवार गांव में गुरुवार तड़के करीब 3 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्रयागराज की ओर से आ रहा सीमेंट से लदा कंटेनर अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया और पलट गया। हादसे के समय घर के बाहर चारपाई पर सो रहे शिव प्रसाद गुप्ता पुत्र गंगा प्रसाद गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 13 वर्षीय पुत्र रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही विंध्याचल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल रोहित को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया है। मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर, उप जिलाधिकारी सदर सहित पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा और आवागमन सामान्य कराया गया। पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। दिनांक 30 जुलाई 2026 को थाना क्षेत्र विंध्याचल में गैपुरा चौकी के गैपुरा कस्बे में कलना गहरवार जो गांव है, यहाँ पर नेशनल हाईवे जा रहा है। इसमें प्रयागराज से आ रहे एक सीमेंट का ट्रक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये मकानों में जा घुसा, जहाँ पर शिव प्रसाद गुप्ता जी अपनी चारपाई पर लेटे थे, इनकी मृत्यु हो गई एवं इनके बेटे को तत्काल जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया गया, जहाँ उसे बचाया ना जा सका। परिवारजन के द्वारा तहरीर पुलिस को दे दी गई है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर थानाध्यक्ष
क्षेत्राधिकारी नगर, एसडीएम सदर एवं अन्य पुलिस बल मौजूद है। आवागमन सुचारू है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता खालिद हाशमी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश ने सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। संघ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप उपवर्गीकरण लागू करने, साल 2006 से कार्यरत संविदा सफाई कर्मचारियों को अस्थायी करने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन 20,000 रुपये प्रतिमाह करने, निकायों में रिक्त 75,000 पदों पर अस्थायी भर्ती करने, बढ़ती आबादी के अनुसार 1 लाख नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग उठाई। इसके अलावा निजीकरण समाप्त करने, स्वास्थ्य कैशलेस कार्ड, पुरानी पेंशन बहाल करने, 10 लाख रुपए का सरकारी बीमा, ईपीएफ, ईएसआई का पालन सुनिश्चित कराने, मृतक आश्रित नियुक्ति सहित अन्य मांगों को भी ज्ञापन में शामिल किया गया। ज्ञापन के दौरान सचिन, गौरव चौधरी, अमरदीप, अमर, अनिकेत, सुमित, ललित, राहुल, सीमा, मामा और रेखा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, मैं नीरज कुमार पाराशर, स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और आज हमने स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के बैनर के तले प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों की हक अधिकार की मांग उठाने की बात यहाँ करी है मंडल आयुक्त के माननीय मुख्यमंत्री जी से द्वारा। मंडल आयुक्त, हमारी मांगें केवल इतनी सी हैं, हम सरकार से खजाने नहीं मांग रहे, हम सरकार से बंगले नहीं मांग रहे, हम सरकार से केवल अपना एक वक्त की रोटी की हम बात कर रहे हैं। आधा पेट जो हमें रोटी मिल रही है, हम भरपेट रोटी की बात केवल सरकार से कर रहे हैं। हम सरकार से केवल इतना चाहते हैं कि तो सफाई कर्मचारी को आप 12,000 रुपये मात्र देकर ये चाहते हैं कि वो अपने घर का पालन पोषण कर ले, अपने बच्चों को शिक्षा भी दे दे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी ले। तो ऐसा कहाँ संभव है बताइए मुझे, जहाँ प्रदेश के कर्मचारियों को 1-1 लाख रुपए वेतन मिल रहा है और वहीं देश के सबसे कर्मवीर, सबसे योग्य, सबसे कर्मठ सफाई कर्मचारी जो देश को स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं, स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं, आप उसको क्या दे रहे हो? केवल मात्र 12,000 रुपये। सरकार से हमारी केवल एक मांग है कि आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी का वेतन बढ़े, और वेतन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, बल्कि सरकार की हम मांग ये कर रहे हैं कि ठेका प्रथा जैसी कंपनियों को खत्म करके स्थायीकरण यहाँ पे देश और प्रदेश में लागू करे। सरकार से हमारी यही मांग है और हम चाहते हैं जो वर्गीकरण आरक्षण माननीय हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसको भी सरकार लागू करे। तमाम ये जैसी मांगों से हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और मंडल आयुक्त के द्वारा दिया है, उसमें हमारी समस्त मांगे हैं और सरकार से यही मांगे हैं। यदि हमारी मांगे पूरी 1 माह में नहीं होती हैं तो सरकार प्रदेश का सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा क्षेत्र की बिजौरा ग्राम सभा स्थित निषाद बस्ती में गुरुवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने लावारिस मिली नवजात बच्ची को सरोज देवी को गोद दिए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। ग्रामीणों के माने तो 2 दिन पहले सरोज देवी को सुबह शौच के लिए जाते समय रास्ते में रोती हुई नवजात बच्ची मिली थी। उन्होंने बच्ची को सुरक्षित उठाकर इसकी सूचना सिरसा चौकी पुलिस को दी और 2 दिनों तक उसकी देखभाल भी की। बाद में पुलिस सरोज देवी और बच्ची को प्रयागराज के चिल्ड्रन अस्पताल ले गई, जहां बच्ची को कानूनी प्रक्रिया के तहत बाल संरक्षण गृह भेजने, उसके परिजनों की तलाश किए जाने की जानकारी दी गई। इस फैसले से नाराज महिलाओं और ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि नियम अनुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद यदि संभव हो तो बच्ची को सरोज देवी को गोद लेने का अवसर दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर न्याय दिलाने की अपील की है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता बुद्ध सेन की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां गंगोह थाना पुलिस ने लखनौती गांव में हुई 9.30 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नशे का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पूछताछ में उसने बिजली के खंभे के सहारे घर में घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़कर नकदी और मोबाइल चोरी करने की बात स्वीकार की। एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि 30 जून को लखनौती निवासी अरविंद्र कुमार की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान मोहल्ला बाहुद्दीन निवासी बिलाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की निशानदेही पर 6.40 लाख रुपए नगद, चोरी किया गया OnePlus मोबाइल, चोरी के पैसों से खरीदी गई डिस्कवर मोटरसाइकिल, एक अन्य मोबाइल फोन, वादी का आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। चोरी की घटना को खुलासा किया गया, किस तरीके से इस घटना को अंजाम देता इस अभियुक्त ने और इससे क्या कुछ बरामद किया, सर क्या इसने चोरी किया? देखिए, जून महीने के एंड में 30 तारीख को ग्राम लखनौती में एक घर में घुस के चोरी की सूचना पुलिस की जानकारी में आई थी। पुलिस द्वारा तभी से घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगी हुई थी।
एक जो मोबाइल फ़ोन चोरी में गया था, चोरी में कुल 9,30,000 और मोबाइल फ़ोन और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स गए थे। तो मोबाइल फ़ोन एवं अन्य मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पे हम चोर को है ट्रेस कर रहे थे। कुछ समय पहले ही सूचना आई कि वो मोबाइल फ़ोन एक्टिव हो गया है। उसी के आधार पर हमने चोर की निशानदेही की तथा उसको गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 6,30,000 रुपये, मोटरसाइकिल जो उसने चोरी के पैसों से खरीदी है, जो वादी था उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तथा जो थैले थे वो, उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन था जो हम जिसको ट्रेस कर रहे थे वो बरामद किया है। जिस चोर को हमने गिरफ्तार किया उसका नाम बिलाल पुत्र उस्मान है। पहले भी इस पे चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं तथा आर्म्स एक्ट भी मुकदमे दर्ज हैं। थाना गंगो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, इसमें बड़ी रिकवरी है और सीओ शशि प्रकाश की टीम द्वारा जो ये अथक मेहनत से ये घटना खोदी गई उसके लिए ये बधाई के हकदार है। तो घटना को कैसे अंजाम दिया सर? उसने क्या रात के अंधेरे में फ़ायदा उठाया था? किस तरीके से CCTV वहाँ पर नहीं था? क्या था पूरा? देखिए, घटना को जो अंजाम दिया था, क्योंकि पेशेवर चोर है, ये रात में रेकी करके इसने ये घटना को अंजाम दिया था। एक ऐसा घर जो इसने आइडेंटिफाई किया था जो थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट था, उस घर में छत से घुस के इसने चोरी को अंजाम दिया था। उसके बाद जो रुपये हैं इसने एक जगह स्टोर किए थे, जो इसकी निशानदेही से पुलिस ने बरामद किया। सर, चालीस से मुझे गिलाई करता था कोई शादी में से क्योंकि इतनी बड़ी चोरी है? नहीं, क्योंकि जो घर में किसी प्रकार के कोई अलमारी या ताले इस तरह के नहीं तोड़े गए थे, क्योंकि चाबी इसको चोर को वहीं मिल गई थी, तो इस वजह से अकेले चोरी अंजाम की गई थी। इसके पुरानी चोरी में जो अन्य चोर हैं उन पे भी पुलिस नज़र रख रही है और उनके खिलाफ भी अगर वो एक्टिव है तो जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से सीनू संवाददाता अतर हुसैन और सलमान अली की रिपोर्ट। अयोध्या रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग 330A के हलियापुर कस्बे में फुटपाथ पर सालों से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अभियान चलाया। फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा टीन शेड लगाकर किए गए अवैध कब्जों के कारण राहगीरों और स्कूली बच्चों को सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ रहा था, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। NHAI की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और छोटे दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई का पहला चरण है, आगे नोटिस, दोबारा मुनादी और अंतिम चरण में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा। अयोध्या से सीनियर संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। इटावा में खुरपका मुंहपका FMDCP राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने वैदपुरा गौशाला समेत कई गांव का निरीक्षण कर टीकाकरण की प्रगति और गौशालाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और वैदपुरा गौशाला की साफ सफाई, बेहतर प्रबंधन की सराहना की। साथ ही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दिलावर सिंह और पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भारती कटारे के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अभियान का उद्देश्य पशुओं को खुरपका मुंहपका जैसी संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखना और पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना है। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जनपद के पूरे छतऊ गांव निवासी एडवोकेट उमेश मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी मुंबई विधि प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अमित साटव, विलेपाले विधानसभा के विधायक पराग अलवानी के नेतृत्व में भाजपा विधि प्रकोष्ठ प्रमुख अमित मेहता के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इस मौके पर उमेश मिश्र ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी द्वारा सौंपे गए दायित्व का पूरी निष्ठा और लगन के साथ पूर्ण समर्पण से निर्वहन करूंगा। उन्होंने संगठन की मजबूती और पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान को अपना प्राथमिकता बताया। उनके मनोनयन की सूचना मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल रहा। समर्थकों द्वारा प्रत्यक्ष और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के दरियाबाद क्षेत्र के वहब नगर स्थित बुरादे वाली गली में नीचे लटक रहे बिजली के तार लोगों के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जून महीने से ये समस्या बनी हुई है और कई शिकायतों के बावजूद बिजली विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। रहवासियों ने प्रशासन और बिजली विभाग से जल्द तारों की मरम्मत कर उन्हें सुरक्षित ऊंचाई पर करने की मांग की है, ताकि किसी संभावित हादसे से पहले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर अली की रिपोर्ट।
शामली पुलिस को कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 2 नए इंटरसेप्टर वाहन और अग्निशमन विभाग को एक अत्याधुनिक फायर वाहन मिला है। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने पुलिस कार्यालय में वाहनों का निरीक्षण कर उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इंटरसेप्टर वाहन ओवर स्पीडिंग और यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी निगरानी रखेंगे, जबकि नया फायर वाहन आगजनी और अन्य आपात स्थितियों में राहत और बचाव कार्य को और अधिक तेज प्रभावी बनाएगा। एक आज सावन का पहला दिन है, शुभ दिन है। आज हमारे जनपद शामली में मुख्यालय से 3 वाहन प्राप्त हुए हैं। एक 4 पहिया वाहन है, टीयूबी है, वो हमारे सीएफओ के लिए गाड़ी है। और जनपद में काफ़ी हमारे यहाँ जो अग्नि की घटनाएं होती है, कंट्रोल करने में काफ़ी हमको हेल्प मिलेगी उससे। और 2 पहिया वाहन हमारे यहाँ ट्रैफिक इंटरसेप्टर आया हुआ है, वाहन इंटरसेप्टर है वो। आज उनको हमने जनपद में भेजा है अपने टीआई टीएसआई के लिए, क्योंकि जनपद में हमारे यहाँ 5 NH है और एक एक्सप्रेस वे है। दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती हैं, जिसको लेके काफ़ी हमें सहूलियत रहेगी। दोनों गाड़ी हम लोगों ने आज लॉन्च किया है और हमारे यहाँ ट्रैफिक में जो दुर्घटनाएं होती हैं सड़कों पे, काफ़ी उस पर कंट्रोल होगा। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।